नमस्कार, आप तिरहुत न्यूज देख रहे हैं। मेरा नाम शुभम है। बिहार में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। अब बिहार में राजनीतिक गलियारों में भी हलचल तेज हो गई है। ये माना जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव तय समय पे होगा। आज हमारे साथ बात करने के लिए जाले के विधायक जीवेश मिश्रा जी हैं। हम उनसे इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल को भी आभार कि आप यहाँ तक आए और हमसे बातचीत कर रहे हैं। मेरा पहला सवाल अभी के वर्तमान परिस्थिति पे है। जिस तरह से कोरोना का संक्रमण बिहार में बढ़ रहा है, हालांकि ऐसा है कि ठीक भी अच्छे हो रहे हैं, मतलब रिकवरी रेट अच्छा है बिहार में, लेकिन जिस तरह से बढ़ रहा है और भीड़ बढ़ रही है, उसको लेके सरकार क्या कर रही है, मतलब कुछ सोच रही है? बिहार की संवेदनशील सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, हमारे बहुत ही संवेदनशील इस विभाग के आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी मंगल पांडे जी के नेतृत्व में बिहार की सरकार हर एक तरीके से कोरोना रोकथाम के लिए जो उपाय हो सकता है लगातार कर रही है। कई 1-2 जगहों से इसका टेस्ट प्रारंभ हुआ। आज सुबह में कई जगहों पर इसकी जांच हो रही है और निश्चित रूप से हम ईश्वर को भी आभार देते हैं और बिहार सरकार की जो व्यवस्था है उसके प्रति भी संतोष व्यक्त करते हैं कि रिकवरी रेट जो है अपने यहाँ बीमार पड़े हुए लोगों का वो काफी अच्छा है। और अगर तुलनात्मक तरीके से दुनिया के हिसाब से देखिए तो हिंदुस्तान के अंदर हमारे नेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो समय पर हम लोगों ने लॉकडाउन करने का निर्णय लिया, उसके कारण निश्चित रूप से हिंदुस्तान में एक बड़ी त्रासदी को रोकने में हम लोग सफल हुए। और हम समझते हैं कि जो भारत की सरकार, बिहार की सरकार कोरोना रोकथाम के लिए जो उपाय कर रही है वह संतोषप्रद है। जनता में भी इस बात का संतोष है। इसी पे एक और सवाल है कि जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं बाहर से, बहुत बड़े स्तर पर प्रवासी मजदूर आए हैं, और अब चुनाव आयोग ने भी ये कहा है कि जो प्रवासी आए हैं बाहर से उनका वोटर लिस्ट में नाम दर्ज किया जाए। पिछले कई दिनों से जदयू के कार्यकर्ताओं से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बात कर रहे हैं और वो घर घर जाकर बोल रहे हैं कि सबको बताने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को कि जो प्रवासी आ रहे हैं उनके लिए हमने क्या क्या काम किया, वो आप बताइए। आपके सामने एक चुनौती है, आप भी एनडीए में हैं, तो प्रवासियों को रोजगार के लिए सरकार क्या क्या कदम उठा रही है? ये आपका प्रश्न तो मूल प्रश्न यही है कि प्रवासियों के रोजगार के लिए सरकार क्या क्या कदम उठा रही है। बिहार सरकार ने योजना बनाई है, अभी उसके लिए एक्सपर्ट को भी बहाल किया है और कई सीनियर पदाधिकारी को लगाया गया है कि बाहर से जो लोग आए हैं बिहार में कोरोना काल में, जो प्रवासी नहीं कहिए, प्रवासी शब्द कहीं से उचित नहीं है। अपने ही देश में एक राज्य के लोग अगर दूसरे राज्य में जाकर रह रहे हैं तो उनको प्रवासी कहना है। मेरा देश है, देश एक है, हम यहाँ नहीं रह के अब एक जिला के लोग दूसरे जिला में चले जाएं उनको आप प्रवासी कहिए, तो ये उचित नहीं है। तो अपने घर में जो लोग लौट कर आए हैं, जो बाहर रह रहे थे रोजी रोटी के लिए, बिहार की सरकार प्रतिबद्ध है कि हम उनके हिसाब से, वो जिस क्षेत्र में दक्ष हैं उस हिसाब से हम अपॉर्चुनिटी खड़ा करके उनको यहीं रोजगार मुहैया कराने की व्यवस्था करेंगे। और आने वाले दिनों में निश्चित रूप से सरकार उसकी रूपरेखा तय की है। बिहार सरकार ने कुछ सीनियर पदाधिकारी को इस काम के लिए लगाया है और जो जिस क्षेत्र में दक्ष हैं उस हिसाब से रोजगार यहाँ कैसे हम लोग क्रिएट करें, इस पर गंभीरता पूर्वक सरकार विचार कर रही है। क्योंकि जो मजदूर थे, आपने बोला प्रवासी न कहें, जिस राज्य में अगर वो पंजाब में काम कर रहे थे, वहां की सरकार उन्हें इस संकट की घड़ी में अपने पास नहीं रख पाई, उन्हें वो सुविधा नहीं दे पाई। तब वो शायद उस धूप में पैदल चलकर 1200 किलोमीटर, आप जाले के हैं, आप जाले के विधायक हैं, दरभंगा लोकसभा दरभंगा की एक बेटी ज्योति जो साइकिल से आई थी चलकर अपने पिता को बैठाकर। तो इन परिस्थितियों से जब गुजरा है और बिहार में रोजगार की मांग बहुत समय से हो रही है। आप मिथिलांचल में अगर देख ले तो जितने चीनी मिल है वो बंद है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे उन चीनी मिलों के बारे में? क्योंकि बहुत प्रश्न उठता है। देखिए, पिछले 15 वर्षों में आपको जानकारी के लिए, आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जब 2004-05 का अंतिम बजट राजद की सरकार बनाई थी तो 23,800 करोड़ का बजट था। अभी बिहार की सरकार जो अपनी अंतिम बजट बिहार की सरकार आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी ने पेश किया है आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में,
वह 2,11,000 करोड़ का बजट है। तो रोजगार का सृजन हुआ है, रोजगार का लगातार सृजन हुआ है। ये कहना कि रोजगार पलायन भी रुका है, रोजगार का सृजन भी हुआ है, लगातार सरकार रोजगार सृजन करने की दिशा में कार्य भी कर रही है। आप स्वयं पता कर लें, तिरहुत न्यूज लिखते हैं, आपका कनेक्शन निश्चित रूप से मुजफ्फरपुर से होगा। आज मुजफ्फरपुर में पार्ले जैसी कंपनी के लिए बिस्किट का उत्पादन हो रहा है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां आज आई है। आज आईटीसी की कई फैक्ट्री मुजफ्फरपुर से लेकर पटना तक लगा है। इसलिए रोजगार का लगातार सृजन करने का काम ये सरकार की है और उस दिशा में हम लोग आगे भी कदम बढ़ाएंगे। अब लोगों को व्यापक तरीके पर, जो लोग घर से पहले निकल गए, जो 90 से 2005 तक की जो हालात थी इस बिहार के अंदर, जो लोग उस समय यहां से पलायन कर गए और दिल्ली में जाकर अपना घर बना लिया, वो अब लौट कर भी नहीं आना चाहते हैं। और जब तकलीफ आता है तो परिंदा भी घोंसला को लौट कर जाता है। इसलिए हम लोगों ने उनको अपने घर बुलाने का काम किया, एकदम तरीके से बुलाने का काम किया। और जिनको बुलाकर यहाँ लाए हैं, जिनकी इच्छा होगी कि हम यहाँ अपने बिहार में, अपने गांव में रोजगार में को पकड़े और गांव में रहें, उनके लिए निश्चित रूप से सरकार रोजगार सृजन भी करेगी और उनको यहाँ आदर पूर्वक रखने का काम करेगी। जी, एक और सवाल है कि आपने अपने क्षेत्र में, अपने विधानसभा क्षेत्र में पिछले 5 वर्षों में कौन कौन से काम किए हैं, वो हम लोग को बताइए। ये प्रश्न तो आप 4 साल का हिसाब मैंने जनता की अदालत में आना पाई करके दे दिया है, 4 साल बेमिसाल के नाम से। लेकिन हम तो कई बार पत्रकार बंधुओं से, मित्रों से कहते हैं कि आप घूमिए तो आपको पता चलेगा कि हमने क्या क्या काम किया। अपने से अगर काम गिनाना हो तो बहुत काम लोग गिना देंगे, लेकिन जब आप क्षेत्र में जाएंगे, आप क्षेत्र को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस किस तरह का बड़ा काम इस क्षेत्र के अंदर पिछले 5 वर्षों में संपादित हुआ है। हमने तो कई बार कहा है लोगों से कि भाई आप पिछले 15 वर्षों तक जाले के जिन लोगों ने प्रतिनिधित्व किया है, कुछ ऐसे भी लोग रहे कि 15 साल यहाँ एमएलए रहे, 5 साल, फिर 5 साल गैप करके, ऐसे करके 15 साल प्रतिनिधित्व किया है। कुछ लोगों ने 10 साल प्रतिनिधित्व किया है। मैं सब लोगों के लिए कहता हूं कि उनके सभी काम को जोड़ लीजिए और जो मैंने 5 साल में किया है वैल्यू में उस काम को जोड़ लीजिए, वो कई गुना आएगा। अब उदाहरण के तौर पर अगर आप कहेंगे मुझसे तो मैं मोटा मोटा कुछ लेखा जोखा आपके सामने रख देता हूं, छोटा सा, कि केवल मुख्यमंत्री विकास योजना में अभी तक जो अभी कुछ काम चलने वाला है छोड़ दीजिए, 783 लाख का काम हम यहाँ कर चुके हैं। अगर ग्रामीण कार्य विभाग के क्षेत्र में देखेंगे, जो ग्रामीण सड़कें बनी है जाले के अंदर, उत्तर बिहार में सर्वाधिक ग्रामीण सड़कें बनी है किलोमीटर के हिसाब से अगर आप देखें, या नंबर ऑफ रोड के हिसाब से अगर आप देखेंगे, इसमें 10,882 लाख रुपए की सड़क जाले के अंदर अभी तक बन चुका है। केवल पथ निर्माण विभाग की बात करेंगे तो 100 करोड़ से ऊपर रुपया पथ निर्माण विभाग ने यहाँ जाले के अंदर दे दिया है, जिस पर कार्य प्रारंभ हो चुका है। नाला से लेकर सड़क में ये कार्य चल रहा है। अन्य विभागों को अगर हम जोड़ें तो 3643 करोड़, ये मैं 4 साल का हिसाब आपको दे रहा हूँ, ये 5वां साल इसमें अभी सम्मिलित नहीं किया गया है। और आप केवल हमारे जाले मुख्यालय में जाकर देख लीजिए तो 6 करोड़ का शानदार बिल्डिंग बना हुआ है आईटी भवन के नाम से, जो शायद वैसा भवन आपको दरभंगा में नहीं मिलेगा ऑफिस के लिए। तो ये 6 करोड़ का भवन बना हुआ है। बाढ़ राहत स्थल करके कल 1 करोड़ रुपए की लागत से शिलान्यास करेंगे। 4 यहाँ वेलनेस सेंटर हमने बिहार सरकार से बनवाने का काम किया है। 4 वेलनेस सेंटर, एक का अभी उद्घाटन होना बाकी है। 3 फंक्शनल हो चुका है, जो काम अपने हिसाब से करना प्रारंभ कर दिया है। जितने पुराने स्कूल थे, जिनका जीर्ण शीर्ण हालत में बिल्डिंग था, हाई स्कूल पुराने, सभी को सभी जगह पर नए भवन अच्छी लागत से, जैसे कन्या गर्ल हाई स्कूल कमतौल में 2 करोड़ की लागत से भवन बना है। जितने पुराने हाई स्कूल है, जैसे कमतौल हाई स्कूल, सिंहवाड़ा हाई स्कूल, सभी जगह नए भवन का निर्माण करोड़ों की लागत से हो रहा है। तो काम ऐसे गिनाने में तो बहुत सारा काम है, जो अभी हम अगर गिनती कराएंगे तो काफी वक्त भी लगेगा आपको। हमने भी इस जाले विधानसभा में एक काम किया कि हर साल का, 1 साल खत्म हुआ उसका पूरा हिसाब जनता की अदालत में दे दिया। 2 साल खत्म हुआ, 2 साल में हमने कितना काम किया वो हमने जन अदालत में रख दिया। वैसे ही अभी 4 साल खत्म करके 4 साल का काम लेखा जोखा दे दिया।
अभी अगर आप आज बैठे हैं, संजोग है कि अभी ये कॉपी मेरे पास आई है, ये टेंडर, ये जो प्रशासनिक स्वीकृति मिला है जाले का, आप देखेंगे कि टोटल 38 रोड है दरभंगा ग्रामीण प्रमंडल 2 का, जिसमें 31 रोड जाले विधानसभा का है, जिसको मैंने टिक लगाया हुआ है। 30 रोड जाले विधानसभा का है, जो अभी इस साल बनेगा। केवल सिंहवाड़ा क्षेत्र से ज्यादा सड़क है इसमें। 65 सड़कें इस साल हम जाले विधानसभा के अंदर बना रहे हैं, जो कोरोना के कारण कुछ विलंब हुआ, नहीं तो शायद हम समझते हैं कि वो अपनी आकृति को प्राप्त कर चुके होते। इसलिए जहां तक विकास की बात है, तो हमारे यहाँ तो लोग अब नारा देने लगे हैं कि विकास को नई रफ्तार फिर से जीवेश कुमार। तो अब ये लोगों का नारा बन चुका है। इसलिए हम तो आपसे आग्रह करेंगे कि क्षेत्र में जाइए और क्षेत्र का मिजाज टटोलिए। वो जो बताएंगे, जनता लोकतंत्र में मालिक है और जनता जो बोलती है काम देखकर, वही उसी काम से मुझे भी संतोष है कि मेरा 5 साल का कार्यकाल जो है, 4.5 पौने 5 साल का कार्यकाल ठीक ठाक बीता है। 4 साल में 1 साल की और उपलब्धि जोड़कर हम जनता के बीच जाएंगे और निश्चित रूप से जाले विधानसभा का चुनाव केवल और केवल विकास के आधार पर होगा, केवल और केवल काम के आधार पर लड़ेंगे। कुछ देर पहले आपने मुझसे पूछा था कि बिहार का चुनाव आ गया, आपका एजेंडा क्या होगा? तो बिहार का एजेंडा तो पार्टी के शीर्षस्थ नेता तय करेंगे, लेकिन जाले का एजेंडा तय है कि जाले में पिछले 5 वर्षों में जो मैंने काम किया है, यहाँ 15 साल रहने वाले जनप्रतिनिधियों ने उतना काम नहीं किया। ये मैं नहीं, ये जनता बोलती है, इसलिए मुझे संतोष है। और मैं केवल और केवल विकास के नाम पर जनता के बीच 4 महीने बाद, 3 महीने बाद चुनाव में जाऊंगा। यही छोटी सी उपलब्धि थी जो मैंने आपके सामने रखा। विस्तार पूर्वक जब आप समय देंगे तो उसको और विस्तार से मैं आपको बताने का काम करूंगा। ये और तय माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव तय समय पे होगा, क्योंकि सभी जिलों के जिलाधिकारियों ने बैठक की है कल और आगे इस पे अपना दिशा निर्देश दिया है सभी को चुनाव आयोग ने। भाजपा का क्या रोल रहेगा और कौन कौन से मुद्दे पर भाजपा लड़ेगी आगामी विधानसभा? भाजपा एक दिन चुनाव नहीं लड़ती है। भाजपा एक चुनाव जब खत्म हो जाता है ना, जैसे 19 का चुनाव खत्म हो गया, तो भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता 24 की लड़ाई उसी दिन से, माने जश्न मनाने के पहले से 24 की लड़ाई की तैयारी शुरू कर देते हैं। भाजपा एक फॉर्मूले पर काम करती है, भाजपा एक विचारधारा पर काम करती है, भाजपा एक आइडियोलॉजी को लेकर काम करती है। भारतीय जनता पार्टी में पूरे साल के कार्यक्रम का रूपरेखा होता है। ऐसा नहीं कि चुनाव आ गया तो बरसाती मेढक के जैसा कभी थाली पीट ले, कभी छाती पीट ले। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का काम नहीं है। हमारे यहाँ शेड्यूल बना हुआ है और उस शेड्यूल के हिसाब से हमारे कार्यकर्ता काम करते हैं। जैसे कल सारे पूरे बिहार के अंदर कल हमारे कार्यकर्ता प्रधानमंत्री जी की माननीय प्रधानमंत्री जी के 1 साल की उपलब्धि को लेकर के घर घर जाएंगे। हर बूथ पर एक घर में उस पर्चा को पहुंचाएंगे कि 1 साल जो आपने मुझे आशीर्वाद दिया है वो देख लीजिए। गरीबनी का बेटा, एक मजदूरनी का बेटा जब इस देश का प्रधानमंत्री हुआ तो पिछले 5 वर्ष में क्या क्या किया, और फिर जब आपने दोबारा बिठाने का काम किया तो 1 साल में उन्होंने क्या क्या काम किया है, लिखित आना पाई का हिसाब जनता की अदालत में रखने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को चुनाव आने के बाद बहुत ज्यादा तड़पती भी नहीं है और सत्ता के लिए बहुत ज्यादा तरसती भी नहीं है। हम संगठनात्मक काम करते हैं, हम रचनात्मक काम करते हैं और संगठनात्मक रचनात्मक काम के आधार पर जनता हमारे काम को मोहर लगाती है और बार बार हम सत्ता में आते हैं। विधानसभा चुनाव में आपका गठबंधन जदयू से है, एक बड़ी पार्टी है। फॉर्मूला क्या रहेगा? लोकसभा में जैसा 50-50 रहेगा या इसमें कुछ और होने वाला है फॉर्मूला? देखिए, फॉर्मूला तो तय करेंगे जो हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी गण हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वो बैठकर फॉर्मूला तय करेंगे। हमको बस इतना पता है कि जो भी पार्टी के शीर्ष नेता फॉर्मूला तय करेंगे उस फॉर्मूला पर हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और बिहार के अंदर पुनः नीतीश कुमार, माननीय नीतीश कुमार और मान्यवर सुशील मोदी जी के नेतृत्व में पुनः सरकार बनाएंगे। नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा हुआ है। इसको लेकर वर्चुअल रैलीज किया जा रहा है पूरे देश भर में। कई जो शीर्ष पदाधिकारी हैं वो जा जाकर बैठक कर रहे हैं, प्रेस वार्ता कर रहे हैं। आप बताइए हमें कि क्या क्या उपलब्धियां आप मानते हैं इस 1 वर्ष में जो उपलब्धि है और
कुछ ऐसी भी जो अभी पूरी नहीं हुई है जिसको आगे पूरा करना है। देखिए 1 साल के अंदर ये तो किसी भी चुनी हुई सरकार का पुनीत कर्तव्य होता है कि जब हमारा 1 साल पूरा हो जाए, जैसे मैं सिंपल विधायक हूं, साधारण एक क्षेत्र का विधायक हूं, लेकिन जब मेरा 1 साल पूरा हुआ तो मैं 1 साल के आना पाई का हिसाब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता की अदालत में रखने का काम किया। जब मेरा 2 साल पूरा हुआ 2 साल का हिसाब दिया। इसी तरह से अभी जनवरी में जब मेरा 4 साल पूरा हुआ तो 4 साल बेमिसाल बोल करके कार्यक्रम मैंने किया और एक एक पैसे का कि हमने कितना काम सड़क में किया, क्या क्या काम किया, किस किस क्षेत्र में काम किया, जनता मालिक को सुपुर्द करने का काम प्रेस के अखबार के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जनता की अदालत में रखने का काम किया। वैसे ही पिछले 5 वर्ष तक एनडीए की सरकार माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चली और जनता में गजब का संतोष था। दोबारा पिछली बार से 14 से अधिक सीट देकर के, ऐसा बहुत कम होता है कि 5 साल सरकार चले और पहले से ज्यादा सीट लेकर के सत्ता में आवे, तो पहली बार बहुत दिनों के बाद ऐसा हुआ कि पूर्ण बहुमत के साथ पहले से ज्यादा सीट लेकर के 5 साल चली हुई सरकार पुनः सत्ता में वापसी की। मतलब आम जन का जो संतोष था उसको लेकर सरकार वापसी करने का काम किया और हम समझते हैं कि 1 साल जो काम सरकार ने किया पुनः उस साल को जनता के बीच रखने का काम कर रही है और काम जो 70 वर्षों से पेंडिंग पड़ा हुआ काम था, इस देश की चुनी हुई सरकार, हमसे ज्यादा बहुमत लेकर बैठने वाले सरकार को चलाने वाले लोगों ने जिस मुद्दे को छूने की हिम्मत नहीं जुटाई, उसको नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने झटके में विदा कर दिया। उदाहरण के तौर पर 35A की बात कर लीजिए, 370 की धारा 370 की बात कर लीजिए, धारा 370 की आप बात कर लीजिए। आप अगर देखिए तो राम मंदिर क्या था, वर्षों वर्ष का विवाद था। राम मंदिर के नाम पर लोग रोटी सेकते थे। हम लोगों से आकर, मैं पार्टी का स्पोक्स पर्सन रहा हूं, मुझसे पूछते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे, और उन लोगों को आज बताना चाहता हूं कि मंदिर भी बनाएंगे, तारीख भी बताएंगे। हम लोग पहले भी कह रहे थे और आज उसको सफलीभूत कर देने का काम इस आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी की नेतृत्व वाली सरकार ने किया है। तो इस छोटे से कार्यकाल में देश के अंदर, देश के विभाजन के बाद जो विस्थापित लोग थे उनके हित की बात करने का कोई हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। देश का बंटवारा के बाद जो नेहरू लियाकत समझौता हुआ, उसके तहत यहाँ जो विस्थापित लोग आए थे उनको यहाँ अधिकार देकर स्थापित करने का काम अगर किसी ने किया, सीएए कानून ला करके, तो निश्चित रूप से ये एनडीए की सरकार है, आदरणीय माननीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व वाली सरकार है। और 1 साल के अंदर किसानों के हित के लिए काम हम लोगों ने किया। आत्मनिर्भर भारत का काम हम लोगों ने बनाने का काम हम लोगों ने किया। स्वदेशी को किस तरह से आगे ले जाएंगे इस काम को किया। और कोरोना आने के बाद इसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लेते हुए निश्चित रूप से हम लोग ऐसा उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में विश्व के पटल पर, विश्व का कोई देश ऐसा नहीं होगा जहां भारत की सामग्री न बिकेगी और भारत के लोग स्पर्धा करके वहां भारत को स्थापित न करेंगे। इस दिशा में भी देश की सरकार लगातार काम कर रही है। रक्षा क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में आज के दिन में स्वदेशी की बात कर रहे हैं और स्वदेश, अपने देश में निर्मित चीजों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अतः 1 साल की उपलब्धि अगर आप देखेंगे तो अनेकों कार्य है जो जनहित के कार्य कर दिए गए। और जनहित के इन सारे कामों में मैं अगर 4-5 बड़े मुद्दे जिसका जिक्र किया, इस देश के अंदर 70 वर्षों में इस देश की चुनी हुई सरकार जिसको छूने का काम नहीं किया, उसको झटके में नरेंद्र भाई मोदी जी ने पूरा कर देने का काम किया। यह है हमारी उपलब्धि। बेशक पिछले 1 वर्ष में जो कुछ मुद्दे थे जो बहुत समय से अटके हुए थे और उस पर बहुत विवाद था, उसको इस सरकार ने पूरा किया है। लेकिन आगे आपके पास 4 साल है, उसमें आप क्या चुनौतियां देखते हैं और किन किन चुनौतियों को या किन किन प्रश्नों को आप हल करना चाहते हैं? क्योंकि अभी भी इस देश में बहुत ऐसे प्रश्न हैं जिसका हल सरकार ने वादा भी किया है और उसको करना भी है। जैसे एनआरसी हो गया, उसको भी लागू करना। लेकिन आपके तरफ से आप क्या कहना चाहते हैं? एनआरसी अभी कोई विषय नहीं है। आप लोग एनआरसी कहां से लाते हैं समझ में नहीं आता है। एनआरसी मुद्दा कांग्रेस ने ही सबसे पहले इसको आसाम के परिप्रेक्ष्य में खड़ा करने का काम किया। तो एनआरसी कोई विषय नहीं है जिसको बार बार उठाकर यहाँ के मुस्लिम भाइयों के मन में कुछ कौतूहल पैदा करने का काम कुछ लोग करते हैं।
लेकिन एक बात तो तय है कि हम जो बोलते हैं वो करते हैं। नरेंद्र भाई मोदी की सरकार जो बोलती है वो करती है, चाहे वो गरीबों के हित की बात हो। जब उन्होंने आया तो कहा था कि हम हर एक गरीबनी माँ के घर से धुआं दूर करेंगे, और आज 8 करोड़ माताओं के घर में गैस का चूल्हा पहुंचा देने का काम किया। आज इस देश के अंदर उन्होंने कहा है कि 2022 आते आते सभी झोपड़ी छतदार मकान में कन्वर्ट हो जाएगा। केवल 18 लाख से अधिक लोगों को हम बिहार के अंदर आज प्रधानमंत्री आवास योजना से आवास देने जा रहे हैं। तो हम लोग जो बोलते हैं वो करते हैं, और ये जरूर है कि किसी काम को करने में थोड़ा वक्त लगता है। जैसे हम कहते भी थे कि जिस दिन हम 370 होंगे लोकसभा के अंदर, धारा 370 को समाप्त कर देंगे। अभी तो 303 ही हुए तो धारा 370 हमने हटा दिया। 370 आने के बाद इस देश के सामने जितनी समस्या है वो सभी को हटा देंगे। और आपने देखा कि किस तरह से भारतीय कूटनीति के सामने चाइना को भी बार बार झुकना पड़ा है। तो इसलिए जो हमारा लक्ष्य है, जो हम जिस लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं, भारत को विश्व गुरु बनाने का लक्ष्य है, भारत माता को परम वैभव शिखर पर बिठाना हमारा लक्ष्य है। उस दिशा में अनेक क्षेत्रों को समान रूप से आगे बढ़ाते हुए यह सरकार काम कर रही है, जिसमें निश्चित रूप से इस देश के गरीबों को हित को आगे रखकर चलने का काम ये सरकार कर रही है। अब मैं छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। 70 वर्ष बीतने के बाद इस देश के किसी भी प्रधानमंत्री के दिमाग में ये बात क्यों नहीं आई कि शौचालय आदमी के मूलभूत आवश्यकता में शामिल वस्तु है और हर घर के अंदर इसका निर्माण होना चाहिए। आप छोटी बात ले लीजिए, 70 वर्षों में इस देश के किसी प्रधानमंत्री के दिमाग में ये बात क्यों नहीं आया कि गैस एक बुनियादी व्यवस्था है जो हर घर के अंदर गरीबनी माँ को भी गैस का चूल्हा और गैस पर खाना उनका भी बनना चाहिए। 70 वर्षों के अंदर इस देश के किसी प्रधानमंत्री के दिमाग में ये बात क्यों नहीं आई कि हर व्यक्ति को बिजली में रहने का अधिकार है, हर घर तक बिजली पहुंच जाना चाहिए। तो बुनियादी काम से लेकर देश को आगे बढ़ाने की दिशा में जितनी मजबूत सार्थक कदम होगा, ये सभी काम हमारी ये चुनी हुई सरकार NDA 2 हर हालत में इसको करके और पुनः 24 में जन अदालत में पहुंचने का काम करेगी। पुनः एक बार सरकार के लिए आशीर्वाद 24 में मांगेगी। अभी तो 20 की लड़ाई हम लोग लड़ने वाले हैं 3-4 महीने में। इसी 20 की लड़ाई पे एक सवाल है, इसके बाद अंत करेंगे कि वर्चुअल रैली हुआ था अमित शाह का, बिहार से उन्होंने शुभारंभ किया उस चीज का, वर्चुअल रैली का। पूरे राजद ने थाली पीट कर इसका विरोध किया। आप इस पे क्या कहेंगे? नहीं, मैं तो यही कहूंगा कि हमारे प्रधानमंत्री ने पहले ही आग्रह किया था, साइंटिफिक रीजन भी था कि जैसे घंटी बजाने से कोई वायरस दूर होता है, तो घंटी सभी घर में उपलब्ध नहीं होगा, इसलिए प्रधानमंत्री ने कहा कि घंटी भी बजाइए, थाली भी बजाइए और आवाज क्रिएट करके इसको हम लोग दूर भगाए, विब्रेशन पैदा करें, इसको दूर भगावे। तो प्रधानमंत्री ने जब आग्रह किया तो ये दिल्ली में थे, ये छूट गए थे, उस समय ये थाली नहीं बजा पाए थे। जब ये लौट कर आए तो इनके मन में विचार हुआ कि क्यों ना हम और हमारे समर्थक एक दिन प्रधानमंत्री के आदेश, प्रधानमंत्री के आग्रह के आलोक में एक दिन थाली पीटने का काम करें। तो चूंकि प्रतिपक्ष में है इसलिए थाली पीटने का कोई बहाना और ढूंढ लिया उन्होंने, और हमने उनसे कहा था कि अभी 2-4 महीना रुक जाइए, आपके छाती पीटने का समय आ रहा है, चुनाव हो जाने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, उसके बाद बैठकर आप अपना छाती पीटिएगा। अंत में प्रश्न नहीं है, क्योंकि जिस तरह कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है और जिस तरह भीड़ लग रही है, आप क्या अपील करना चाहेंगे जो जनता आपको देख रही है? हम तो सभी लोगों से आग्रह करते हैं, अपने क्षेत्र के लोगों से भी करते हैं कि घर में अगर काम ना हो तो बिना काम का घर से बाहर ना जाइए, और जाना अगर है तो मास्क पहनकर जाइए, सुरक्षित रहिए, एक दूसरे से फिजिकल डिस्टेंस बनाकर चलिए, और निश्चित रूप से कोरोना हारेगी, हम लोग जीतेंगे। ईश्वर की विशेष कृपा है, सरकार का विशेष फोकस रहा है, हिंदुस्तान के अंदर सरकार के विशेष फोकस और ईश्वर की कृपा के कारण हम ऐसा समझ रहे हैं कि हमारे यहाँ रिकवरी रेट काफी अच्छा है, और जितने लोग बीमार पड़े हैं उसमें जो अगर मौत का आप अगर एवरेज निकालेंगे तो शायद बहुत ही माने अन्य देशों की तुलना में अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान के अंदर हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि वह बहुत ही कम है, और जो लोग मरे भी हैं, जैसा कि रिपोर्ट और डाटा आ रहा है, वो किसी न किसी लाइलाज बीमारी से सफर कर रहे थे। अभी तक जो बिहार सरकार, भारत सरकार का डाटा है
मृतक में उन्हीं लोगों का नाम है। कोई स्वस्थ आदमी इस रोग से ग्रसित होने के बाद नहीं मरा है, वो रिकवरी होकर के पुनः उनका रिपोर्ट निगेटिव आया है। अतः इसलिए ये संतोष का विषय है। लेकिन हम आपके माध्यम से सभी जनमानस को कहना चाहते हैं कि प्रिकॉशन जरूर बरतें, मास्क लगाकर घर से बाहर निकलें और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें, दूरी रखकर चलें, एक जगह अननेसेसरी जमाव न करें, गैदरिंग न करें। और हम समझते हैं कि हम लोग इस महामारी से बाहर निकल जाएंगे अगर ऐसा सार्थक प्रयास करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जी आपको भी धन्यवाद। तो ये थे जाले के विधायक जीवेश मिश्रा, जिन्होंने साफ कहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में क्या स्ट्रेटजी रहेगी वो अभी नहीं बनी है, लेकिन समय आने पे हम इनसे फिर बात करेंगे और इनसे पूछेंगे सभी सवालों को। इन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का उपयोग करने का खासा बोला है। हम भी आपसे लगातार कह रहे हैं कि अभी कोरोना संक्रमण खत्म नहीं हुआ है और जिस तरह से भीड़ लग रही है इसमें संक्रमण बढ़ने का खतरा और ज्यादा बढ़ गया है।